हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग में। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंड में ये 50 एमसीक्यूज़ को कवर कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल फॉलो इफ़ मनी बिल इज़ सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। तो पहली बात यह है कि यहाँ पर मनी बिल की बात हो रही है। ठीक है, मनी बिल की बात हो रही है और ये बोला गया है कि अगर मनी बिल को राज्यसभा ने अमेंड कर दिया है ना, इसमें अमेंडमेंट कर दिया है, बदलाव कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद उस मनी बिल का क्या प्रक्रिया होगी। तो पहला ऑप्शन है कि लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद बिल एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग। क्या लोकसभा उसको उस बिल को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं एक्सेप्ट करेगा उसकी रिकमेंडेशन को। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। थर्ड है लोकसभा, ये में आएगा यहाँ पर, ठीक है, लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन। और फोर्थ है प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसे खुद अटेम्प्ट करिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर है लोकसभा में स्टिल प्रोसीड, कि वो उसको प्रोसीड करेगा उस बिल को, चाहे राज्यसभा के द्वारा दी हुई रिकमेंडेशन को वो माने या ना माने। ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पर ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। लोकसभा में से कोई भी अगर मनी बिल, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मनी बिल की बात हो रही है। अगर लोकसभा में से कोई भी मनी बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है, ठीक है, और राज्यसभा उसमें कोई रिकमेंडेशन लोकसभा को देती है, ठीक है, राज्यसभा ने क्या दी है, कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो लोकसभा को दी है, तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो इस रिकमेंडेशन को माने या ना माने, ये उसकी मर्जी है और ऐसे बिल को पास मान लिया जाएगा। ठीक है। ये सब मनी बिल वाले केसेस में होता है, ऑर्डिनरी केस में नहीं होता। ऑर्डिनरी केस में ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं उनमें राज्यसभा के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को लोकसभा कंसीडर करती है। ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग पहला आंसर हमारा सही हो गया। अब लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा तो बिल को कंसीडर कर सकती है। ठीक है। लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन, जी नहीं, उसे रिकन्सिडरेशन के लिए भेजने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। और मनी बिल में प्रेसिडेंट कभी भी जॉइंट सिटिंग को नहीं बुलाता। ठीक है, कभी नहीं बुलाता जॉइंट सिटिंग को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट पूछा है कि जो हमारा जो संसद है ना, हमारा जो संसद है वो किस किस से मिलकर, उसके अभिन्न अंग कौन से हैं, किस किस से मिलकर बना है। लोकसभा, राज्यसभा, द प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो हमारा जो संसद है वो आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, इन सभी से मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बना है। ठीक है। पार्लियामेंट मतलब संसद बना हुआ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा पास करते हैं ना किसी भी बिल को, तो उसको जो फाइनल मंजूरी मिलती है, मंजूरी का मतलब क्या हो गया, जो उसे फाइनल असेंट जो मिलेगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही मिलेगी। उसके बाद वो बिल कोई भी क्या बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है। इसीलिए पूरा पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, चाहे ये प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में नहीं बैठते, लेकिन फिर भी ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज। अब यहाँ पे सोर्स पूछा है, किसका सोर्स पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ऑप्शन क्या है, यह है कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट या पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। तो इसका सही आंसर है
जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी होती क्या है, ये हमने आपको पहले भी अपने एमसीक्यूज़ की जो वीडियो थी उसके अंदर पहले समझाया था, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मानो कोई हाउस है, ठीक है। अब कोई हाउस है तो उसकी जो नींव है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हमने नींव हिला दी ना उसकी, तो ये हाउस गिर जाएगा। अब चाहे उस हाउस के हमने कमरे बदल दिए, सजावट बदल दी, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसकी नींव हिला दी, तो जो नींव है ना, नींव, यही बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इस नींव को बिल्कुल नहीं छूना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि ये इसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल कहीं नहीं लिखा। इसका सोर्स है वो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं ना, है ना, जजमेंट्स, वहाँ से। और कौन सा जजमेंट था, ये जजमेंट था केशव नंदा भारती केस। कौन सा था, केशव नंदा भारती केस 1973। इससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात निकल कर आई है, ठीक है। ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट ये भी नहीं है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करी गई है स्टेट में, इज मेड एज पर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस में होता है, किस में होता है, वो होता है आर्टिकल 155 है इसका आंसर, ठीक है। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट करते हैं मतलब राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा, अब बाकी आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। आर्टिकल 153 में क्या है, इसके अंदर बस ये बोला है कि देयर शैल बी अ गवर्नर। क्या होना चाहिए कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट के लिए होना चाहिए। आर्टिकल 154 में बोला है गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताया गया है, गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। और आर्टिकल 156 इसके अंदर ये बताया गया है कि सेम पर्सन जो है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। जैसे कि मानिए ये गवर्नर है, सेम पर्सन है, तो सेम पर्सन इस वाले स्टेट का भी गवर्नर बन जाएगा, इसका भी गवर्नर बन जाएगा और इसका भी गवर्नर बन जाएगा। वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। ये किस में बताया गया है, ये आर्टिकल 156 में बताया गया है। तो लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसकी बात थी, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात थी, इसलिए ये आर्टिकल 155 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट्स टू रिज़ाइन ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू। अब देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं अगर वो ये चाहें कि उन्हें रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे रेजिग्नेशन, चीफ मिनिस्टर को देंगे, गवर्नर को देंगे, या फिर डिप्टी स्पीकर को, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिप्टी स्पीकर। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमने ये देखा, ये है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हिंदी में विधान परिषद, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, जो सबके हेड बन के बैठते हैं, वो कौन होते हैं, वो होते हैं स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, स्पीकर। स्पीकर के नीचे कौन होता है, स्पीकर के नीचे होता है डिप्टी स्पीकर, ठीक, डिप्टी स्पीकर। इसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा है कि ये जो स्पीकर हैं ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे लेटर, तो ये देंगे डिप्टी स्पीकर को देंगे। किसको देंगे,
डिप्टी स्पीकर को। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, डिप्टी स्पीकर। ना तो चीफ मिनिस्टर होता, ठीक है, और ना ही प्रेसिडेंट होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, सरकारिया कमीशन के बारे में पूछा गया है। सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फाइनेंस कमीशन, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस। अब देखिए, सबसे पहले सरकारिया कमीशन पढ़ लेते हैं। सरकारिया कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1983 में, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब करी थी, ठीक है, स्टेट और सेंटर, यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बेसिस पर एक रिपोर्ट दी थी, उसके बारे में, इसके रिलेशन के बारे में बताया गया था। तो वो जो रिपोर्ट थी वो 1987 में सबमिट करी थी, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला, कि इस वाली रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है ना, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल को रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही लागू करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते क्या करते हैं कि किसी भी स्टेट में जब मन चाहा गवर्नर के द्वारा कुछ करवाया और फिर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल बहुत ज़्यादा रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही लगानी चाहिए, ठीक है। अब हमारा आंसर तो पता चल गया कि यूनियन और स्टेट रिलेशन है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको ऐड करा गया था, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कौन से पार्ट में करा गया था, पार्ट 4A। और आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल था 51A, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 280, ठीक है। अब ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना, ये MCQ बन के आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बहुत ज़्यादा। इसलिए सारे पॉइंट्स को आप इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये बार बार रिपीट होंगे आपके पेपर्स में, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही सीखने के लिए हमने अपने चैनल पर मंथली करंट अफेयर निकाल रखी है मैगज़ीन, ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम ट्रिक से भी पढ़ाते हैं, अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो, ठीक है। और हमने अभी अभी नया मेंस आंसर राइटिंग के लिए शुरुआत करी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक्स हो गया, MCQs हमारे चलते ही हैं, और मेंस आंसर राइटिंग हो गया, ठीक है। चलिए, और मंथली मैगज़ीन भी है, वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन है। आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन एक तो यूनियन में होती है और एक स्टेट में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है। वो क्या है, क्या वो इनफॉर्मल बॉडी है, या फिर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, या कुछ भी नहीं है, बताओ। तो इसका सही आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब ये देखिए, जो सेंटर वाली जो फाइनेंस कमीशन है और स्टेट वाली फाइनेंस कमीशन, सेंटर वाली फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो 280 है, और स्टेट वाली जो फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल है 243I, ठीक है। अब यहाँ इसका आंसर क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंटर की भी और स्टेट की भी। अब एक टर्म और आती है, कौन सी टर्म आती है, स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के द्वारा, पहले एक्ट बनता है उसके अंडर फिर कोई बॉडी बनाई जाती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस वोटिंग एज 21 ईयर टू 18 ईयर। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज, जो हमारे देश में जो वोटिंग एज है ना, वो 21 साल से 18 साल करी गई थी, ठीक है।
तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52 या 42 कौन सा है? तो उसका सही आंसर आएगा 61वां। कौन सा आएगा? 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अच्छा, अब 52 तो आपको पता ही होगा, कई लोगों को पता होगा 52 में है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि दल बदल कानून, दल बदल कानून जो होता है ना, ये है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1985 का है। और 42nd में क्या था? 42nd में आपको याद होगा कि इसमें प्रियम्बल में 3 शब्द ऐड करे गए थे। वो कौन कौन से थे? वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 3 शब्द ऐड करे गए थे। और इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम जो है उसमें क्या क्या होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। अब देखो, ये जो 3 टायर वाली बात है ना, कि 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज, ये किससे आया है? ये आया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 टायर है ये, इसका मतलब 3 लेवल पर बात करी जा रही है। तो सबसे बड़ा लेवल है जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। अब जिला परिषद किस लेवल पर बनती है? वो बनती है जिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बनती है। उसके नीचे उससे छोटी क्या है? उससे छोटी है पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। ये ब्लॉक के लेवल पे बनती है। ठीक है। और इससे भी छोटी जो है वो है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत ये बनती है विलेज के लेवल पे, मतलब गांव के लेवल पे बनती है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ठीक। अच्छा, अब ये जो पंचायती राज है जो हमने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। कौन सा पार्ट है इसका? पार्ट है 9। ठीक है। और है आर्टिकल 243 से 243O। चलो ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये है इफ़ पंचायत इज़ डिज़ोल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड। अगर मानो कोई पंचायत है और वो डिज़ोल्व कर दी जाती है या डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसके इलेक्शन कितने टाइम के बीच में हो जाएंगे? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल? तो इसका सही आंसर है 6 साल। वैसे जो पंचायत होती है, ठीक है, पंचायत है, उसका जो टेन्योर है, मतलब कितना टाइम पीरियड है, उसका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। ठीक है। अब अगर कोई भी पंचायत, उसने अपना बहुत सारा टाइम पीरियड तो पूरा कर लिया है, लेकिन थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय से मतलब है कि 6 महीने से कम का समय बचा है। अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 6 महीने से कम के समय में 5, 4, 3 इतने महीने बचे हैं, तो उन महीनों के बाद तो वैसे भी इलेक्शन होने ही वाले हैं, तो वहाँ तो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो नॉर्मली रिजॉल्व हो जाती है और बहुत सारा टाइम बचा है, तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ओके, तो अभी जो हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।